welcome to my YouTube channel. You are watching Study with Pratik, and today in Study with Pratik we are going to discuss the third part of class 12 geography, first chapter of textbook India, People and Economy. So till now in this chapter we have already discussed about the sources of population data, how the census are organized, how distribution of population is, the population doubling time, the growth of population, and many other things like the phases of the population growth and the national youth policy, which were some very important points till now in this chapter, and along with that regional variation in population growth. Now today in this third and the final part of this chapter we are going to discuss some very other important points of this chapter. The first one is population composition. So firstly let's discuss what is the definition of population composition. So population composition is a distinct field of study within population geography with a vast coverage of analysis of age and sex, place of residence, ethnic characteristics, tribes, language, religion, marital status, literacy and education, occupational characteristics, etc. तो पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या कहना चाहता है? ये पॉपुलेशन कंपोजिशन ज्योग्राफी की एक डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ स्टडी है जहां पे हमें पॉपुलेशन ज्योग्राफी के बारे में पता चलता है, उसका एक वास्ट कवरेज और एनालिसिस मिलता है. हमें एनालिसिस किन किन चीज़ों का मिलता है? एज एंड सेक्स का, प्लेस ऑफ रेसिडेंस किसी भी व्यक्ति का, इथनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ट्राइब्स, लैंग्वेज, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस क्या है किसी भी व्यक्ति किसी भी इंसान का, लिटरेसी और एजुकेशन कैसी है उस जगह की, ऑक्यूपेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स और भी ऐसे कई पॉइंट्स, कई ऐसे फैक्टर्स जो ज्योग्राफी के हिसाब से इन द पर्सपेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी हमें जानना जरूरी हो जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट पॉपुलेशन कंपोजिशन. Population composition can again be divided or further typed or categorized in many other ways which we will be discussing further. So this was all about population composition. Now we'll talk about the rural urban composition. तो मैंने जैसे कहा कि बहुत सारे तरीकों से कंपोजिशन को, पॉपुलेशन कंपोजिशन को कैटेगराइज किया गया है. तो इसमें सबसे पहला है रूरल अर्बन कंपोजिशन. तो सबसे पहले हम देखेंगे सेंसस के हिसाब से रूरल अर्बन कंपोजिशन इंडिया के. वी आर टॉकिंग ऑल अबाउट द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया. सो अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, 2011 के जनगणना के अनुसार इंडियाज पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेज वाज 68.8%. ओके, भारत की टोटल पॉपुलेशन का 68.8% जो पॉपुलेशन, जो जनसंख्या थी भारत की, वो विलेज में, गाँव में रह रही थी, बस रही थी. नंबर ऑफ विलेजेस इन इंडिया की बात करी जाए सेंसस 2011 के हिसाब से, 2011 के जनगणना के हिसाब से अगर बात की जाए नंबर ऑफ विलेजेस की, गाँवों की संख्या की भारत में, तो देयर वर 640,867 विलेजेस और उन विलेजेस में से 597,608 विलेजेस इनहैबिटेड थी, मतलब कि रहने लायक वहां पे लोग रह रहे थे. दैट इज 93.2% ऑफ टोटल विलेजेस, नंबर ऑफ विलेजेस इन इंडिया. नाउ हियर यू कैन सी देयर इज अ ग्राफ गिवन ओवर हियर, रूरल अर्बन कंपोजिशन इन इंडिया के बारे में. तो किस तरह से जो रूरल जो पॉपुलेशन थी इंडिया की 1955 से 2050 तक किस तरह से वो गिर रही है चार्ट में. यू कैन सी ओवर देयर द रेड लाइन इज गिवन देयर एंड यू कैन सी अगेन द अर्बन पॉपुलेशन जो 1955 में बहुत कम थी और 2050 तक आते आते 2050 तक आते आते वो कितनी बढ़ रही है. ओके, सो द अर्बन पॉपुलेशन विल सरपास द रूरल पॉपुलेशन बाय द ईयर 2050 अकॉर्डिंग टू द प्रेडिक्शन ऑफ दिस ग्राफ. Now, let's talk about some facts and now statistical data. States with high percentage of rural population की बात करें भारत के बारे में, तो बिहार और सिक्किम ऐसे दो राज्य है भारत के जहां की जो रूरल पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा है. स्टेट्स विथ वेरी लिटिल ओवर हाफ ऑफ देयर पॉपुलेशन इन विलेजेस की बात करें, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन से थोड़ी सी कम अगर हम बात करें पॉपुलेशन के बारे में जो विलेजेस में रह रही है, उसमें हमें एग्जाम्पल मिलते हैं गोवा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के. साइज ऑफ विलेज या फिर हम रूरल पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. लेस देन 200 पीपल वाले जो विलेजेस है भारत में, जहां 200 से कम
विलेजर्स या फिर आप कह सकते हैं कि जो लोग रहते हैं विलेजेस में, ऐसे विलेजेस हमें कहाँ मिलते हैं भारत में? तो वो हिल स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हो सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट जो सेवन सिस्टर्स है वहाँ पे हो सकते हैं, वेस्टर्न राजस्थान का जो इलाका है जहाँ पे हमें सिर्फ डेजर्ट ही डेजर्ट मिलता है वहाँ, या तो रन ऑफ कच्छ जो गुजरात का नॉर्दर्न मोस्ट इलाका है जहाँ पे पूरा डेजर्ट जोन है, और यू कैन से इट इज होल डेजर्ट एरिया। सो भारत के इन इलाकों में आपको ऐसे गांव दिखने को मिल जाएंगे, ऐसी रूरल पॉपुलेशन दिखने को मिल जाएगी जहां की जो जनसंख्या है, जिस गांवों की जनसंख्या 200 या उससे कम है। अगर हम बात करें 17,000 से भी ज़्यादा गांवों की जनसंख्या के बारे में, तो हमें ऐसे जो गांव है वो केरला और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में मिलते हैं। इंडिया के प्रोपोर्शन के हिसाब से बात करें तो इंडिया की जो रूरल पॉपुलेशन है उसका जो प्रोपोर्शन है वो अर्बन पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन से कंपैरिजन में ज़्यादा है। अर्बन पॉपुलेशन इंडिया की 31.16 या फिर 16% है, और रेस्ट जितनी भी पॉपुलेशन है वो है रूरल पॉपुलेशन। इनका जो रीजन है, जो अर्बन पॉपुलेशन के ग्रोथ का जो रीजन है, वो रीजन है एनहांस इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट इन हेल्थ एंड हाइजीनिक कंडीशंस। तो क्योंकि ये सारी जो फैसिलिटीज है, जो हाइजीनिक कंडीशन, जो लिविंग कंडीशंस है, डेवलपमेंटल और ग्रोथ प्रोजेक्ट्स एंड पॉलिसीज है, ये सारे हमें अर्बन एरियाज में रूरल एरियाज के हिसाब से कंपैरेटिवली हमें ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन या फिर अर्बन इलाकों की तरफ रुख करते हैं। हाईएस्ट रूरल पॉपुलेटेड स्टेट की अगर बात की जाए भारत के, तो उत्तर प्रदेश कम्स रैंक्स फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द रूरल पॉपुलेटेड स्टेट्स में। सेंसस 2011 का ये आंकड़ा है, और उत्तर प्रदेश में उस समय 155 लैक्स मिलियन 111,022 जो जनसंख्या थी वो विलेज एरिया में रिसाइड करती थी अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, या फिर रिसाइड करती है। उत्तर प्रदेश हाईएस्ट रूरल पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। These are all 1 mark important questions which may be asked in your board examinations. So be ready for this small 1 mark MCQ based or any filling the blanks or one word answer type question may come in your board exams. लोएस्ट रूरल पॉपुलेटेड स्टेट के बारे में अगर बात करें तो गोवा लोएस्ट रूरल पॉपुलेटेड स्टेट है, वहां पे अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है रूरल पॉपुलेशन के मुताबिक। ये सेंसस 2011 का अगेन ये आंकड़ा है, और तब गोवा में आज अगर हम देखें 2011 का आंकड़ा, तो गोवा में 551,414 जो लोगों की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो गाँवों में रहती है। हाईएस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी की अगर बात करें, हाईएस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, ध्यान रखना यहाँ पे कोई रूरल अर्बन का यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं है। हाईएस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी भारत की बात करें तो वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, जहाँ पे 419,319 लोग रहते हैं, जो आप कह सकते हो 41 लैक्स के अराउंड। और लीस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी अगर हम भारत की बात करें तो लीस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ शामिल है, जहां पे सिर्फ 29,004 लोग 2011 के जनगणना के अनुसार रहते हैं। अब हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक कंपोजिशन के बारे में। हमने बात कर लिया रूरल अर्बन कंपोजिशन के बारे में, जो पॉपुलेशन कंपोजिशन का एक पॉइंट है। अब हम बात करेंगे लिंग्विस्टिक कंपोजिशन, या फिर भाषा के आधार पे किस तरह से वर्गीकृत किया जाता है जनसंख्या को, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ग्रेयरसन एक स्कॉलर था जियोग्राफी का, जिसने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया, और उसका पूरा उसका स्टैटिस्टिकल डेटा उन्होंने कलेक्ट किया 1903 से 1928 तक का। तो देयर वर 179 लैंग्वेजेस एंड 544 डायलेक्ट्स इन इंडिया। भारत में 179 लैंग्वेजेस ग्रेयरसन के रिपोर्ट के अनुसार है, और 544 डायलेक्ट्स, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा डायलेक्ट्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बोलियाँ है। बोलियाँ जैसे बिहारी हो गई, राजस्थानी हो गई, जयपुरी हो गई, है ना, जोधपुरी हो गई, देन वी हैव भोपाली। ओके, दीज आर सम बोलीज, डायलेक्ट्स विच यू कैन से। एंड लैंग्वेजेस आर द मेन लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली, मलयालम, तमिल, ऑल दिस। मॉडर्न इंडिया की अगर बात करें, आज के भारत की बात करें, तो आज के भारत में संविधान के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर आर 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस प्लस
a number of non-scheduled languages in India. लेकिन the most important thing that India में 22 scheduled languages है. Okay, the list of 22 scheduled languages you can find anywhere in the Google or in the internet. हाईएस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ इंडिया की अगर बात करें, जो हमारी राजभाषा मीन्स द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, दैट इज हिंदी. दैट इज द हाईएस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ इंडिया. स्मॉलेस्ट लैंग्वेज ग्रुप्स की अगर बात करें भारत की, तो संस्कृत, बोडो एंड मणिपुरी स्पीकर्स आर द स्मॉलेस्ट लैंग्वेज ग्रुप्स ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011. Now let's talk about the linguistic classification. So this is also very important according to your examination point of view. Any question or any 1 mark question can also be asked, or you can be asked to write a short note or to differentiate between any two families or give name of any sub branch or sub family of a main family of language. So let's discuss this in detail. So the speakers of major Indian languages belong to 4 languages families which have their sub-families and branches or groups. तो 4 branches है, 4 families है इंडिया में, जिनकी लैंग्वेजेस पूरे भारतवर्ष में बोली जाती है, पूरे इंडिया में बोली जाती है. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रिक फैमिली के बारे में, जिसे हम निषाद या फिर निषादा फैमिली भी कहते हैं. भारत की जनसंख्या की 1.38 पॉपुलेशन इस फैमिली से बिलोंग करती है. इनकी 2 सब फैमिलीज है, ऑस्ट्रो एशियटिक एंड ऑस्ट्रोनेशियन, जिसकी ब्रांच ग्रुप आप देख सकते हैं यहाँ पे मोन, खमेर और मुंडा. इनकी जो स्पीच एरियाज, ये जो बोलियां कहाँ कहाँ भारत के किन इलाकों में, इंडिया के किन इलाकों में बोली जाती है, तो मेघालय, निकोबार आइलैंड्स, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आउटसाइड इंडिया, इन क्षेत्रों में इन जो ब्रांचेस है, ये जो सब फैमिली की जो लैंग्वेज है, ये बोली जाती है. नेक्स्ट इज सिनो टिबेटन फैमिली, जिसको हम कीर्ता फैमिली भी कहते हैं. भारत की जनसंख्या की 0.85% जो पॉपुलेशन है वो सिनो टिबेटन फैमिली से बिलोंग करती है, जिसके 2 सब फैमिलीज अगेन यहाँ पे है, टिबेटो म्यांमारी एंड सियामीज चाइनीज. पहली जिसमें ग्रुप या फिर ब्रांच है दैट इज टिबेटो हिमालयन, देन देयर इज नॉर्थ असम एंड देयर इज असम म्यांमारी. टिबेटो हिमालयन जम्मू एंड कश्मीर के इलाकों में, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के इलाकों में बोली जाती है. नॉर्थ असम की बात करें तो वो अरुणाचल प्रदेश के राज्य में बोली जाती है. और असम म्यांमारी जो ब्रांच है, लैंग्वेज ब्रांच है फैमिली का, सब फैमिली सियामी चाइनीज़ का, वो बोली जाती है असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय जैसे 7 सिस्टर्स राज्यों में भारत के. अब हम बात करते हैं 2 इम्पॉर्टेंट फैमिलीज की. द फर्स्ट वन इज द्रविडियन फैमिली, जो भारत की 20% जनसंख्या बोलते हैं, बिलोंग करते हैं वहाँ से, दैट इज द्रविड़ा यू कैन ऑल्सो से, जिसकी कोई सब फैमिली नहीं है, लेकिन उसकी 3 ब्रांच या फिर आप कह सकते हैं ग्रुप है, जिसमें पहला है साउथ द्रविडियन, जो तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला जैसे साउथ इंडिया के प्रदेशों में, राज्यों में बोली जाती है. सेंट्रल द्रविडियन की बात करें तो नाम से ही पता चलता है, सेंट्रल द्रविडियन, जो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बोली जाती है. नॉर्थ द्रविडियन की बात करें तो बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में नॉर्थ द्रविडियन भाषा का उपयोग किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं इनकी बोली का उपयोग किया जाता है. हियर यू कैन सी अ वेरी क्लियर क्लू और यू कैन सी द हिंट इज गिवन कि किस तरह साउथ द्रविडियन साउथ के स्टेट्स में बोली जा रही है, सेंट्रल द्रविडियन सेंट्रल स्टेट्स को यहाँ पे डिनोट किया गया है, और नॉर्थ द्रविडियन में इंडिया के नॉर्थ के स्टेट्स का नाम लिखा गया है. तो यू विल हैव नो कंफ्यूजन while writing your examination that you are getting confused over the name of states and what kind of speech is spoken over there. Okay, now the fourth and the major and the most important family of languages or linguistic group in India is Indo-European or you can say Aryan. तो ये जो आर्यन फैमिली है वो इंडिया की 73% पॉपुलेशन बिलोंग करती है आर्यन फैमिली से और इंडो यूरोपियन फैमिली से. इसकी एक ही सब फैमिली है दैट इज इंडो आर्यन, और इसके 3 ब्रांच है, ईरानियन, डार्डिक एंड इंडो आर्यन. ईरानियन की बात करें तो आउटसाइड इंडिया ईरानियन स्पीच बोली जाती है. डार्डिक की बात करें तो जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में, और इंडो आर्यन जो सबसे ज़्यादा पूरे भारतवर्ष में बोली जाती है या फिर उसका उपयोग किया जाता है,
इसमें राज्य आते हैं जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, गुजरात, महाराष्ट्र एंड Goa. So these are some examples of the Indo-Aryan family, or you can say Indo-Aryan group of the family called Indo-European or Aryan. 73% of the total population of India uses this family, or you can say this linguistic term or language. Now let's get our attention over in this pie chart. What it is given over, this is a Encyclopedia of Britannica source, and this pie chart shows us the composition of population of India on the basis of language, and this is according to the census of 2011. तो here you can see कि linguistic composition के हिसाब से अगर हम बात करें तो भारत की 41.0% जो 41% जो जनसंख्या है वो हिंदी बोलती है. फिर वी हैव लार्जेस्ट लैंग्वेज ग्रुप ऑफ बंगाली, दैट इज 8.1. देन कम्स तेलुगु विथ 7.2. देन कम्स मराठी, और ऐसे ही तमिल, उर्दू, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम कुछ वेरी मेजर और यू कैन से इंपॉर्टेंट लैंग्वेज ग्रुप्स है जो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में भी कंस्टिट्यूट होती है इंडिया की. और जो आप 14.4 स्काई ब्लू कलर में देख रहे हैं वो अदर लैंग्वेजेस है इंडिया की. यू कैन स्टडी दिस ग्राफ ऑन डिटेल. अब हम बात करते हैं रिलीजियस कंपोजिशन की, किस तरह से धर्म के आधार पर भारत की जनसंख्या को वर्गीकृत किया गया है या फिर वर्गीकृत किया जा सकता है, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया के मेन रिलीजन्स के बारे में और कितनी प्रतिशत या फिर कितने नंबर ऑफ पीपल उस जनसंख्या में रिसाइड करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू रिलीजन के बारे में, जो मेजर ग्रुप इन मैनी स्टेट्स है, या फिर आप कह सकते हैं इंडिया की जो इंडिया का जो रिलीजन है, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, एक सेक्युलर स्टेट है. इंडिया का कोई अपना रिलीजन नहीं है, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. लेकिन फिर भी अगर हम मेजॉरिटी की बात करें तो इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हिंदू रिलीजन है, इसलिए हम सबसे पहले बात करते हैं हिंदू के बारे में. तो इट इज़ अ मेजर ग्रुप इन मैनी स्टेट्स रेंजिंग फ्रॉम 70 to 90% एंड अबव. 70 से 90% से भी ज़्यादा की जनसंख्या जो है वो हिंदू रिलीजन की है भारत में. इसके जो एक्सेप्शंस ऑफ रीजन्स है कि कहाँ कहाँ भारत के किन इलाकों में हिंदू रिलीजन के जो लोग हैं वो हमें कम मिलते हैं, वो है इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, इंडो पाक बॉर्डर, जम्मू एंड कश्मीर, हिल स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड स्कैटर्ड एरियाज ऑफ डेक्कन प्लेटो एंड गंगा प्लेन. ओके, तो गैंगेटिक प्लेन, इन इलाकों में हमें हिंदू रिलीजन के लोग कम मिलते हैं, कम पाए जाते हैं. लेकिन भारत के जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पे हिंदूज की जो पॉपुलेशन है वो कंपैरेटिवली दूसरे रिलीजन से ज़्यादा है. अगर हम मुस्लिम की बात करें, सेकंड रिलीजन और यू कैन से द लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी इन इंडिया. ओके, माइनॉरिटी है ये, इंडिया में माइनॉरिटी है लेकिन लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी है इंडिया में. इनके अगर हम बात करें तो इनका जो कंसंट्रेशन है वो जम्मू एंड कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और लक्षद्वीप के इलाकों में हमें मुस्लिम रिलीजन पॉपुलेशन ज़्यादा मिलती है. फॉर्मेशन ऑफ मेजॉरिटी की अगर बात करें तो इनकी जो फॉर्मेशन ऑफ मेजॉरिटी हमें कश्मीर की घाटी, कश्मीर वैली में और लक्षद्वीप आइलैंड्स में हमें ज़्यादा मिलती है. अगर हम बात करें सिख रिलीजन की तो सिख रिलीजन का जो कंसंट्रेशन है वो रिलेटिवली स्मॉल एरियाज में हमें कंट्री के पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें मिलता है पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में. अगर हम बात करें जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन के बारे में तो ये स्मॉलेस्ट रिलीजियस ग्रुप्स इन इंडिया इन्हें कहा जाता है. कंसंट्रेशन ओनली इन सिलेक्टेड एरियाज ऑफ कंट्री, देश के कुछ गिने चुने एरियाज में ही इनका कंसंट्रेशन है. जैन्स की बात करें तो अर्बन एरियाज ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र, इन तीन राज्यों के जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे जैन पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है. बुद्धिस्ट पॉपुलेशन की बात करें तो बुद्धिस्ट मोस्टली हमें महाराष्ट्र राज्य में मिलते हैं, महाराष्ट्र स्टेट में मिलते हैं. अदर एरियाज ऑफ बुद्धिस्ट मेजॉरिटी की बात करें भारत में तो इसमें हमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, त्रिपुरा, लाहौल एंड स्पीति जो हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, इन इलाकों में हमें बुद्धिस्ट मेजॉरिटी मिलती है. ज़ोरास्ट्रियंस की बात करें तो ज़ोरास्ट्रियंस बहुत ही कम है भारत में, या फिर आप कहो तो बहुत गिनती के है. इट इज़ अ ट्राइबल्स और अदर इंडिजिनियस फेथ्स और यू कैन से बिलीव्स के जो पीपल होते हैं, बिलीव्स के जो पॉपुलेशन, जो छोटी सी पॉपुलेशन है वो ज़ोरास्ट्रियंस पॉपुलेशन कहा जाता है, जिनका जो कंसंट्रेशन है वो कुछ स्मॉल पॉकेट्स ऑफ स्कैटर्ड और यू कैन से दे आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द
कंट्री, इनका कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है, ये अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से रिसाइड करते हैं। यहाँ पे आप पाई चार्ट अगेन देख सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन के हिसाब से 2011 के सेंसस के हिसाब से आप देख सकते हैं 79.8% ऑफ पॉपुलेशन इज हिंदू पॉपुलेशन इन इंडिया, दैट इज कलर्ड एज ऑरेंज। नाउ हियर यू कैन सी मुस्लिम, दैट इज ग्रीन कलर से जो डिनोट किया गया है। 14.2 जो हाइएस्ट लार्जेस्ट जो रिलीजियस माइनॉरिटी है इंडिया की, ये तीन शब्द आपको याद रखने हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया की लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी कौन है, तो आप लिखेंगे मुस्लिम। तो मुस्लिम के बाद आपको मिलते हैं क्रिश्चियन जो 2.3% है, फिर आपको मिलते हैं सिख, और फिर आपको जो अदर अनस्पेसिफाइड जो रिलीजियस ग्रुप है वो आपको 2% में देखने को मिलते हैं। ये टोटल कंस्टिट्यूट करते हैं इंडिया का रिलीजन के बेसिस पे पॉपुलेशन कंपोजिशन। आइए बात करते हैं रिलीजन एंड लैंडस्केप की कि किस तरह से रिलीजन और लैंडस्केप एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन ऑन लैंडस्केप इज मैनिफेस्टेड थ्रू sacred structures, use of symmetries and assemblages of plants and animals, growth of trees for religious purpose। तो रिलीजियस धार्मिक उद्देश्य से इन जो सैक्रेड स्ट्रक्चर्स का जो निर्माण होता है, मंदिरों का निर्माण होता है, दरगाहों का निर्माण होता है, बहुत सारे रिलीजियस चर्चेस का निर्माण होता है। तो ये सब किस तरह से रिलीजन और लैंडस्केप एक दूसरे से मिले हैं, ये हम ज्योग्राफी का एक छोटा सा पार्ट हमें समझाता है। इनके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो विलेज श्राइन्स हो सकते हैं, लार्ज हिंदू टेम्पल्स हो सकते हैं, मॉन्यूमेंटल मस्जिद्स और ऑर्नेटली डिजाइन कैथेड्रल्स इन लार्ज मेट्रोपॉलिटन सिटीज। These all shows us how religion and landscapes is connected or linked together. Now let's talk about the standard census definition. So standard census जो definition है वो हमें दो main जो पॉइंट्स है उसके बारे में बताता है। तो पहला है मेन वर्कर और दूसरा है मार्जिनल वर्कर। सबसे पहले हम देखेंगे मेन वर्कर किसे कहते हैं। तो मेन वर्कर इज अ पर्सन who works for at least 183 days और यू कैन से 6 months in a year। ऐसा व्यक्ति जो साल में 183 डेज या उससे कम दिनों के लिए या फिर उससे ज़्यादा दिनों के लिए काम करता हो, उससे ज़्यादा दिनों के लिए काम करता हो, उसे हम मेन वर्कर कहेंगे। और अगर हम मार्जिनल वर्कर की बात करें तो मार्जिनल वर्कर ऐसा वर्कर होगा, ऐसा व्यक्ति होगा जो 183 डेज या उससे कम के लिए 6 महीने साल में और उससे कम के लिए काम करे, उसे हम मार्जिनल वर्कर कहेंगे। तो हियर्स अ क्लियर definition for marginal and the main worker. You may be asked for the differentiation also, you can just give some examples. कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन के बारे में अब हम बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक स्टेटस इंडियन पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। तो अब हम इकोनॉमिक स्टेटस से बात करेंगे, हमने लिंग्विस्टिक स्टेटस से बात कर लिया, हमने रिलीजियस स्टेटस से बात कर लिया, हमने रूरल अर्बन कंपोजिशन के हिसाब से भी बात कर ली, डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक स्टेटस या फिर वर्किंग पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे कि किस तरह से भारत में जो इंडियन पॉपुलेशन है, इंडिया की जो जनसंख्या है, वो किस तरह से इकोनॉमिक स्टेटस से, आर्थिक स्टेटस से वो किस तरह से डिवाइडेड है। तो जिसमें हमने पहला और दूसरा ऑलरेडी देख लिया, मेन वर्कर और मार्जिनल वर्कर, और तीसरा है नॉन वर्कर। नॉन वर्कर ऐसा व्यक्ति होगा जो बिल्कुल काम नहीं करता होगा या फिर ऐसा व्यक्ति होगा जो टोटली डिपेंडेंट होगा किसी और पर अपनी रोजी रोटी के लिए या फिर अपनी वेलबींग के लिए या फिर अपने लाइफ के लिए। प्रपोर्शन ऑफ वर्कर्स बोथ मेन एंड मार्जिनल की बात करें इंडिया में, तो बोथ मेन एंड मार्जिनल वर्कर की जो प्रपोर्शन है परसेंटेज के हिसाब से, देन इट इज 39.8% 2011 के सेंसस के हिसाब से। यू कैन सी हाउ मच लेस इट इज। उसका मतलब कि नॉन वर्कर्स की जो जनसंख्या है वो भारत में वर्किंग पॉपुलेशन से ज्यादा है, that is 60% according to the census of 2011। इसका मतलब ये है कि जो नॉन वर्कर्स है, जो इंडिया की जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, जो निर्भर पॉपुलेशन है दूसरों पर भारत की, वो एम्प्लॉयड जो पॉपुलेशन है, जो खुद अपना काम कर रही है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, उससे ज़्यादा है। दैट मीन्स कि इंडिया में अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड पीपल की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है।
That is why the economy of India is not that better. Okay, the people are unemployed over here in India. You can easily access, or you can say easily you can analyze from this point. प्रपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन स्टेट्स के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है गोवा और दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी का. नोट दैट कि दमन एंड दीव करंट कंटेक्स्ट पे एक यूनियन टेरिटरी अकेला नहीं है, अभी वो मर्ज हो गया है. द होल यूनियन टेरिटरी इज दादर एंड नागर हवेली दमन एंड दीव. दैट होल इज अ वन यूनियन टेरिटरी. पहले जब दमन एंड दीव एक अलग यूनियन टेरिटरी 2011 के सेंसस के हिसाब से हुआ करता था, तब गोवा की 39.6% पॉपुलेशन और दमन एंड दीव की 49.9% पॉपुलेशन वर्किंग पॉपुलेशन कही जाती थी. और आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं है. इट इज़ अ वेरी मॉडरेट वेरिएशन ऑफ अराउंड 10%. 10%. ओके. स्टेट्स विथ लार्जर परसेंटेज ऑफ वर्कर्स की हम अगर बात करें तो भारत में जहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है उन राज्यों की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय जैसे स्टेट्स के एग्जाम्पल इसमें बेस्ट है. यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेशियो ज़्यादा है. कंपैरिजन ऑफ कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो सेंसस 1991 से 2011 का अगर कंपैरिजन करें यहाँ पे हम, तो आप देख सकते हैं जितना भी ऑरेंज कलर में यहाँ पे जो डिनोट किया गया है वो नॉन वर्कर्स की पॉपुलेशन है, और जितना ब्लू कलर में डिनोटेड है दैट इज वर्क फोर्स, और यू कैन से द वर्किंग पॉपुलेशन. जो ग्रे कलर में आपको दिख रहा है दैट इज सीकिंग और यू कैन से अवेलेबल फॉर वर्क जो पॉपुलेशन है. आप देख सकते हैं किस तरह से एज ग्रुप के हिसाब से 20 to 29, 30 to 39 और 40 to 49 में जो 20 to 29 की जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो नॉन वर्कर्स की जो पॉपुलेशन है वो 2011 में 1991 के हिसाब से कितनी ज़्यादा बढ़ गई है. So you can say the dependency ratio of India is increasing day by day. Now let's talk about the occupational composition. So occupational composition means engagement of an individual in farming, manufacturing, trade, सर्विसेज और एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटीज़. तो कोई भी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ या फिर आप कह सकते हो फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड या सर्विस जैसे किसी भी सेक्टर में अगर कोई इंडिविजुअल, अगर कोई व्यक्ति एंगेज्ड है, काम कर रहा है, देन वी कैन से दैट ही कैन बी कंस्टिट्यूटेड इन द ऑक्यूपेशनल population of India, or you can say occupational composition of India. India's population show a large proportion of प्राइमरी सेक्टर वर्कर्स कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स. तो सालों से जब से हमें इंडिपेंडेंस मिली है तब से हम देखते आ रहे हैं कि इंडिया की जो प्राइमरी सेक्टर्स की वर्कर्स की जो पॉपुलेशन है वो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की पॉपुलेशन, वर्कर की पॉपुलेशन के हिसाब से कंपैरेटिवली ज़्यादा है. प्राइमरी सेक्टर्स जिसमें प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर या उससे एसोसिएटेड एक्टिविटीज अकाउंट होती है. तो कल्टीवेटर्स और एग्रीकल्चर और लेबरर्स की अगर हम बात करें इंडिया की टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से, तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 54.6% जो जनसंख्या है भारत की, वो टोटल पॉपुलेशन की वो एग्रीकल्चर लेबरर्स है या फिर कल्टीवेटर्स है, फार्मर्स है. ओके. वर्कर्स एंगेज इन हाउसहोल्ड इंडस्ट्रीज. हाउसहोल्ड इंडस्ट्रीज जो छोटे छोटी जो स्मॉल स्केल या फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे जो वर्कर्स एसोसिएटेड है उनकी जो पॉपुलेशन वो है टोटल पॉपुलेशन की वो है 3.8% ऑफ पॉपुलेशन. अदर वर्कर्स की अगर हम बात करें जो नॉन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में है या फिर ट्रेड में है, कॉमर्स में है, कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर में जो लोग एसोसिएटेड है, उनकी जनसंख्या भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है, लेकिन 50% से या फिर आप कह सकते हैं प्राइमरी सेक्टर से कम है, दैट इज़ 41.6%. Now let's talk about the occupational categories of India, or you can say how it is divided in India. So according to the 2011 census, it has been divided the working population of India into 4 major categories. The 4 major categories कौन सी है? The पहली वाली है cultivators, second is agriculture laborers, third one is household industrial workers and the fourth one is other workers.
So here in this chart you can easily get to know what it means to say कि जो cultivators की जो संख्या है, आप पहले इस चार्ट को, इस जो टेबल है उसको अच्छी तरह पढ़ने की हम कोशिश करेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स है वो किस तरह से प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस या फिर आउटसाइड असम बट विद इन इंडिया, ओके, एंड देन देर इज प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस इज आउटसाइड इंडिया। तो कितने ऐसे लोग हैं जिनका जो प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस है वो इंडिया में ही है आसाम को छोड़ के, और क्योंकि हमें आसाम का डेटा नहीं मिला है, और सेकेंड वन इज प्लेस ऑफ रेसिडेंस जो आउटसाइड इंडिया है। तो कितने लोग इंडिया में ही अपने ही रेसिडेंस से कहीं प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस कहीं और वो माइग्रेट कर रहे हैं इंडिया के अंदर ही, और कई लोग ऐसे हैं जो इंडिया से बाहर फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं, कुछ अपने कारणों से, कुछ अपने रीजन से, एंड दैट इज ऑल्सो द प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस वेयर दे आर मूविंग। ओके, तो कल्टिवेटर्स की बात करें तो कल्टिवेटर्स की जो जनसंख्या है इंडिया में ही माइग्रेट करने की, तो दैट इज 16.65, और आउटसाइड इंडिया की बात करें तो इट इज 41.31। एग्रीकल्चरल लेबर्स की बात करें तो इट इज 4.99, और बाहर बात करें तो इट इज 10.27। वर्कर्स इन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज की बात करें तो इट इज 0.87 इन इंडिया, एंड आउटसाइड दूसरे कंट्रीज की अगर बात करें तो इट इज 2.70। अदर वर्कर्स की बात करें तो इंडिया में जो अदर वर्कर्स का जो माइग्रेशन है वो कंपैरेटिवली दूसरी कोई भी कंट्री से ज़्यादा है, दैट इज 77.49, एंड दूसरी अदर लास्ट रेसिडेंस आउटसाइड इंडिया की बात करें तो इट इज 45.71। So this is an important analysis which can help you in your examination. Promoting gender sensitivity through बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ social campaign. तो ये social campaign क्या है, बेटी पढ़ाओ या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? You can see the logo is also given over here of बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. So biological differences जैसे इंडिया में बहुत है, like biological difference is very natural, male, female and transgender become the basis of social discriminations or differentiations and exclusions. तो भारत में स्पेशली इंडिया में जो सोशल डिफरेंशिएशंस किए जाते हैं, जो भेदभाव, जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, या फिर जो एक्सक्लूजन हो जाते हैं कई बार सोसाइटी में से, जो समाज में से कई बार लड़कियों को या फिर ट्रांसजेंडर को निकाल दिया जाता है। Why? Because of this biological difference only? No, because because of their selfish, you can say, their mottos, their need or greed, you can say. So the global challenge, it is a global challenge of promoting gender sensitivity to each and every citizen of the whole global community. It is a global challenge which has been acknowledged by UNDP itself, that is the United Nations Developmental Program. It is a United Nations policy, or you can say program, and according to UNDP, or you can say the Human Development Report Unit 1995 की अगर हम HDR रिपोर्ट की अगर बात करें, हम HD रिपोर्ट जो Human Development Report थी 1995 में, it clearly coined, or you can say termed, कि if development is not engendered, it is endangered. तो ये क्या कहना चाहता है कि अगर विकास को हम एनजेंडर्ड नहीं करेंगे, अगर विकास में अगर हम मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सभी को हम साथ लेकर अगर विकास नहीं करेंगे, देन विकास को क्या हो जाएगा, एंडेंजर्ड, विकास एंडेंजर्ड हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा, खतरे में चला जाएगा। ओके, तो डेवलपमेंट हमेशा एनजेंडर्ड होना चाहिए, सभी जेंडर को साथ में लेकर होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ यूएनडीपी पब्लिश्ड ऑन द ईयर 1995। सो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में बहुत ही ज़्यादा प्रिवेलेंट है, आज भी जेंडर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में डिस्क्रिमिनेशन होता है, और उसी डिस्क्रिमिनेशन के कारण कई बार बहुत ही घिनौने और बहुत ही खराब क्राइम इंडिया में होता है, और इंडिया में उसका क्राइम रेट भी ज़्यादा है। लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, वी नीड टू एजुकेट पीपल अराउंड अस, वी नीड टू मेक देम अवेयर, एंड वी नीड टू हेल्प देम कॉपिंग दिस सिचुएशन आउट। अब हम बात करें गवर्नमेंट्स नेशन वाइड कैंपेन की, तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो गवर्नमेंट का जो कैंपेन है, गवर्नमेंट की जो नीति है, पॉलिसी है, दिस इज हेल्पिंग ऑल द females, or you can say all the girls around this whole country to get over this problem of discrimination or inequality.
सो प्रपोर्शन ऑफ वर्कर्स इन एग्रीकल्चरल सेक्टर की अब हम बात कर लेते हैं। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में अगर बात करें प्रपोर्शन ऑफ वर्कर्स की, तो एग्रीकल्चरल सेक्टर हैज़ बीन डिक्लाइंड, सो द पॉपुलेशन हैज़ बीन डिक्लाइन इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो आप देख सकते हो जब 2001 की अगर बात करें तो जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो इंडिया की जो वर्कर्स पॉपुलेशन थी, दैट वाज अबाउट 58.2, दैट वाज मोर देन the half. Then in 2011 it has been dropped by around 4 percentage, and that is 54.2 percentage in 2011, or you can say the census of 2011, it has been dropped. और again I guess in the year of 2021 जब सेंसस होगा अगले साल, तब हमें पता चलेगा कि जो वर्कर्स प्रोपोर्शन है एग्रीकल्चरल सेक्टर में वो और भी ज़्यादा कम होगा, बिकॉज पीपल आर getting their employment and everything towards the more broader scenario of this secondary sector and the tertiary sector, the service sector. पार्टिसिपेशन रेट की बात करें सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में, तो इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड, और ये इंक्रीज होता ही चला जा रहा है। हमने वो ग्राफ में देखा था, एक लाइन ग्राफ में, कि किस तरह से रूरल पॉपुलेशन कम हो रही है और अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है। इट ऑल्सो मीन्स कि हाउ द पीपल आर गेटिंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड लीनिंग टुवर्ड्स द सेकेंडरी एंड द टर्शरी सेक्टर। स्टेट्स विथ लार्ज शेयर ऑफ कल्टिवेटर्स की अगर बात करें तो नागालैंड एंड हिमाचल प्रदेश ऐसे कुछ दो राज्य है जहाँ पे कल्टिवेटर्स की जनसंख्या ज़्यादा है दूसरे राज्यों के मुताबिक। स्टेट्स विथ हायर एग्रीकल्चरल लेबर्स की बात करें तो हायर एग्रीकल्चरल लेबर्स हमें बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में हमें ज़्यादा मिलती है। स्टेट्स विथ हायर प्रोपोर्शन ऑफ अदर सर्विस की अगर बात करें तो अर्बन रीजन्स यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी। तो दीज आर सम फैक्ट्स and trivias about this chapter. I hope this chapter was very clear to you. I have divided this chapter in in 3 parts, and all these 3 parts majorly constitutes or are having the facts, the statistical data, the analysis, and the short notes, which will I am sure, I believe that which will help you out for your board examinations, the revision and the preparation of your board examination. If I have done anything wrong in this video, or if you feel there is some difference or some changes in the data or the percentage or the points or in the numbers, you can please DM me in my Instagram. The link is given below in my description box. I will be distributing all these points and topics in the time lapse. You can directly click on the time lapse and get to the point which you need to understand, which you need to get explained, which you get to learn. And if you have any doubts or queries, the comment box is always open. You can give me your feedback, how you feel about my videos. I'll come up with the new video very soon. Till that, stay tuned, stay happy, and thank you very much for watching.